हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे इंडिया का नंबर वन बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। लगभग 5% की गिरावट हो गई है। मार्केट अभी चल रहा है 3:20 हो रहे हैं और 4.86% की गिरावट है। चार्ट देखोगे तो बड़ा खूबसूरत चार्ट बन रहा था कुछ दिन से। खूबसूरत इसीलिए क्योंकि लगभग 1430 के भाव से स्टॉक 1800 गया और 1800 के बाद 3 दिन से लगातार गिरावट हो रही है। पहली बात तो ये इतना बड़ा क्यों? इसके बढ़ने का मेन कारण था कि एक न्यूज आई थी कि पोटेंशियल एमएससीआई वेटेज इंडेक्स इंक्रीज, मतलब कि जो मॉर्गन स्टैनली ने है उन्होंने अपने इंडेक्स में इसको ऐड किया था और लोग काफी बुलिश हो गए इसको लेकर के। बहुत लोगों ने इसमें बाइंग करी। अच्छी खासी यहाँ पे तेजी बनी स्टॉक के अंदर और अब गिर रहा है स्टॉक। गिरने का देखो मेन कारण ये है कि एक अपडेट दिया है एचडीएफसी बैंक ने खुद। किसको? एनएससी को, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिखा हुआ है, तारीख 4 जुलाई है। ये अपडेट गया है। अपडेट में कुछ कहानी करी हुई है जिसमें बहुत सारे नंबर्स की बात हुई है, बैंक डिपॉजिट्स, कासा बुक, ठीक है, एडवांसेस की बात हो रखी है। तो ये पूरा आपको समझाऊंगा एक्चुअली में कि इस पूरे इसके बेसिस के ऊपर मार्केट थोड़ा सा जो है इसको लेकर डिसअपॉइंट हो गया। इन्वेस्टर्स जो है डिसअपॉइंट है और इस डिसअपॉइंटमेंट के चलते यहाँ पे सेलिंग हो रही है। अब यहाँ पे देखो काफी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। उस व्यूज के अंदर एक तरफ से लोग बेच रहे हैं, एक तरफ से एक ये बर्स्टाइन नाम की कंपनी है, ये एक फंड हाउस है बर्स्टाइन, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एचडीएफसी बैंक अभी ओवरवेट कॉल पर है। ओवरवेट का मतलब ये होता है कि यहाँ से अभी और बढ़ सकता है, ठीक है। 2100 के भाव का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है और इन्होंने कासा बुक ऑफसेट करने की बात करी लोन मिक्स से। वो मैं आपको आगे समझाता हूँ इसका पूरा मीनिंग है क्या। उसके पहले मैं आपको ये टेबल समझाऊं क्योंकि पूरी कहानी इसके अंदर है। आप एक चीज समझो, यहाँ पे एडवांसेस की बात हो रही है, कासा बुक की बात हो रही है। ये बैंक में कैसे काम करते हैं, ठीक है। काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा। एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को देता हूँ। आपका और हमारा बैंक में अकाउंट है, ठीक है। हम वहाँ पैसा जमा करते हैं। बैंक क्या करता है, हमारे पैसे को आगे लोन पे देता है, ठीक है। तो कासा बुक में जाता है हमारा पैसा। अगर करंट अकाउंट खोला हुआ है बिजनेस के लिए, उसमें पैसा होता है, उसमें बैंक कोई ब्याज नहीं देता। सेविंग्स अकाउंट में 2-2.5% का ब्याज मिलता है। हमारे 2-2.5% हमें देता है बैंक। फॉर एग्जाम्पल किसी के मान लो अगर 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो बैंक उसको 2-2.5% देगा, 2-2.5 लाख रुपए। लेकिन उस 1 करोड़ रुपए को बैंक अगर उठा करके किसी को पर्सनल लोन दे देता है अगर, तो बैंक उसे 10, 11, 12% तक चार्ज करता है। तो बैंक ने कितना पैसा बनाया, दिया हमें 2.5 लाख, बनाया कितना, लगभग लगभग 12 लाख रुपए। हमारा पैसा भी निकाल दो, खर्चा वर्चा निकाल दो, बैंक 5-6 लाख रुपए उसमें कमा लेता है 5-6% के फॉर्म में, ठीक है। मोटा मोटा समझा रहा हूँ, नंबर्स डेफिनेटली ऊपर नीचे होते हैं, हर एक बैंक के अपने खर्चे होते हैं, वो सारी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझो कि बीच का जो गैप है बैंक उसको कमाता है, जो हमसे पैसा लिया है, जो आगे दिया है, उस ब्याज के डिफरेंस के अंदर। ये हो गया कासा बुक। और जो पैसा बैंक आगे देता है वो हो गया एडवांसेस। अब अगर बैंक को ग्रो करना है तो बैंक को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, बैंक को चाहिए डिपॉजिट्स। या तो करंट अकाउंट में बहुत पैसा है, सेविंग्स अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा है, टाइम डिपॉजिट, मतलब कि अगर आप एफडी करा रहे हो, आरडी करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, उसमें अच्छा खासा पैसा आना चाहिए ताकि बैंक उसको कम पैसे पे हमसे ले और ज्यादा पैसे पे आगे लोन पे दे दे, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी है। अब इसके बेसिस पे लोग डिसअपॉइंट क्यों हो गए? क्योंकि ये टेबल है, इसमें डिस्क्लेमर दिया हुआ है, सिंपल सा वो समझ लेते हैं पहले कि द फिगर्स फॉर द पीरियड एंडेड June 30, 24 एंड March 31, 24 इंक्लूड द ऑपरेशंस ऑफ द अर्स्टवाइल एचडीएफसी लिमिटेड। अर्स्टवाइल मतलब पहले जो एचडीएफसी लिमिटेड था उसका अमेलगमेशन हो गया एचडीएफसी बैंक के साथ जुलाई 1 को, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते नंबर्स को। किन नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते? ये जो जून 30 2023 है, ये जो जून 30 2024 है, इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? वो इसीलिए क्योंकि इस जून 30 2023 के अंदर एचडीएफसी बैंक का ही नंबर है सिर्फ, इसमें एचडीएफसी लिमिटेड ऐड नहीं है क्योंकि तब तक अमेलगमेशन नहीं हुई थी। अमेलगमेशन दोनों के नंबर्स एक साथ जब जुड़े हैं वो जुलाई 1 की तारीख है, मतलब कि बाद में जुड़े हैं। अगर हमें कंपेयर करना है तो हम इसको और इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको और इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं कि एक्चुअली में डिफरेंस आ क्या रहा है। मैंने इसको यहाँ प्रेजेंटेशन फॉर्म में लगा लिया ताकि मैं थोड़ा इसमें पेन वेन चला सकूं, तो मैं आपको एक बार इसमें दिखा देता हूँ। तो अब कंपेयर हम किसको कर सकते हैं? हम करेंगे इस वाले नंबर्स को, इस पूरे टेबल को कंपेयर करेंगे इसके साथ। और क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि ये मार्च 24 है और ये भी जून 24 है, दोनों ही 24 है। ये वाला क्वार्टर हमारा पहले जा चुका है और ये वाला क्वार्टर अभी का है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ग्रॉस एडवांसेस हैं वो है 25,000 करोड़ के और यहाँ पे है 24,000 करोड़ के। मोटा मोटा समझने की बात ये है, जो लोन बैंक ने आगे दिए हैं उसके अंदर 0.8% की गिरावट है, जबकि बढ़ना चाहिए। अगर बैंक कम पैसा आगे लोन पे देगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, ठीक है, 1 करोड़ वाला, उसमें अगर बैंक अगर आगे कम पैसा आगे ब्याज पे देगा, फॉर एग्जाम्पल 25,000 करोड़ पहले दिया, इस बार 24,000 करोड़ ही दिया, तो इसका मतलब आगे की जो आपकी कमाई है वो कहीं ना कहीं फ्लैटिश होने वाली है या फिर 1% से घटेगी। दूसरी चीज आप यहाँ पे देखो कि एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट जो भी इनके पास में है उसमें भी लगभग फ्लैट 0% की कोई भी मतलब इसमें चेंजेस नहीं है। आपने समझा यहाँ तक? कासा बुक समझो। अब आप जो पैसा बैंक में हम लोग डिपॉजिट कर रहे थे करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में, पिछले क्वार्टर में लगभग 9,000 करोड़ का डिपॉजिट इनके पास आया था, इस बार 8,635 करोड़ का है। मोटा मोटा देखो तो 5% से ये नंबर घट गया है, जबकि ये नंबर बैंक के अंदर लोग चाहते हैं कि ऊपर जाए। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बैंक की अर्निंग्स बढ़ेंगी। जितना ज्यादा हम लोग पैसा जमा करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आएगा बैंक को, क्योंकि बैंक उस पैसे को आगे और लोन पे दे सकता है। टाइम डिपॉजिट्स की बात करें तो वो 3% से बढ़ा है, लेकिन नेट नेट ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो कितना है? 0%।
0% का इम्पैक्ट का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब फ्लैट है, ठीक है? यही 2 टेबल है, इसके पूरी सारा का सारा जो कहानी है, जो गिरावट है वो पूरी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब कि बैंक जो आगे लोन दे रहा है उसमें कोई बढ़त नहीं है, 0% की है, और जो बैंक के पास पैसा आ रहा है उसमें भी कोई बढ़त नहीं है, वो भी लगभग 0% की है। तो क्या ये एक बहुत बड़ी चीज़ है? देखो ये सब शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म में बैंक के ऊपर इम्पैक्ट है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। और मैं अगर बोलूँ तो मेरे को लगता है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। बैंक डेफिनिटली आगे जाके अपने लोन मिक्स को इम्प्रूव करेगा। हो सकता है इन्होंने, अगर ये आगे सेविंग्स अकाउंट्स, अगर इनके पास पैसा और बढ़ जाता है, अगर इनके डिपॉजिट्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो बैंक आगे पैसा लोगों को लोन पे देगा। और हो सकता है अभी थोड़ा-सा लिक्विडिटी टाइटनिंग है मार्केट के अंदर, अभी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो हो सकता है डिमांड भी इतनी ज़्यादा ना हो। बैंक थोड़ा खींच के भी चल रहा हो कि नहीं ठीक है, आगे जब रेट कट आएगा, उसके बाद हम लोगों को जो है आगे और पैसा मार्केट से उठा के फिर लोन पे आगे देंगे। एक माइंडसेट ये भी हो सकता है। क्या लोगों को पैनिक करना चाहिए? तो देखो ये एक इंडिविजुअल लेवल की कॉल है, क्योंकि जो ये स्टॉक है, ये स्टॉक बहुत ही एक डिफेंसिव कैटेगरी के अंदर आता है। डिफेंसिव कैटेगरी का मतलब होता है कि ये लो बीटा स्टॉक है। ये वही लोग खरीदते हैं जिनको रिटर्न्स चाहिए होते हैं लगभग 15-20%, 20 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 12, 15, 16% तक के रिटर्न्स एनुअल बेसिस पे। अब काफ़ी लोग बोलेंगे इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया है कई टाइम से, और इसका जो ऊपर का लेवल है, जैसे हमने अभी एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा, यहाँ पे जो बर्नस्टाइन जो एक फंड हाउस है, ये कहता है 2100 का टारगेट है। तो मेरे अकॉर्डिंगली देखो ये सब मार्केट सेंटिमेंट्स है, ये वाला क्वार्टर थोड़ा-सा अगर खराब हुआ है, तो पॉसिबली हो सकता है अगला थोड़ा-सा और इम्पैक्टेड रहे, लेकिन उससे अगला इम्पैक्टेड रहे नहीं कह सकते। अगर बैंक के पास में डिपॉज़िट्स, इतना बड़ा उनका मैनेजमेंट है, तो इनके इतने सारे कस्टमर्स हैं, अगर डिपॉज़िट बढ़ते हैं, पैसा और बैंक लाता है और स्कीम्स लेकर के आता है, तो डेफिनिटली उससे इनके जो एडवांसेस हैं वो इंप्रूव होंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा प्ले आउट करता है। कैसे प्ले आउट करता है? बैंक की जो मार्केट कैप है वो 12.5 लाख करोड़ की है, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको फंडामेंटली समझना पड़ेगा। 12.5 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। इनके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अभी भी एग्रेसिवली अपने ब्रांचेस ओपन करें, लेकिन धीरे-धीरे करके एक ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, क्योंकि ब्रांचेस के साथ-साथ आपको देखो सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है। जितने कस्टमर्स आपके ऑनलाइन है, वो सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ज़्यादा ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट भविष्य में आने नहीं वाली है, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हो तो। तो अगर ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं आएगी, तो खर्चे कहीं न कहीं थोड़े से जो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देख रहे हो एक्सपेंसेस आते हैं, ये एक्सपेंसेस कहीं न कहीं घटेंगे। जब ये घटेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, पहली चीज़। और ये हर बैंक के साथ होगा, ऐसा नहीं एचडीएफसी के साथ होगा। जितने भी अच्छे बड़े टेक्नोलॉजी जिनकी स्ट्रांग है, वहाँ पे ये आपको प्ले आउट होता हुआ नज़र आएगा। कुछ चीज़ें देखो समझने वाली ये भी है, देखो मार्केट शेयर। मार्केट में बहुत सारे छोटे-छोटे बैंक है जो एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं, बहुत जल्दी-जल्दी अपनी ब्रांचेस को ओपन कर रहे हैं, कस्टमर्स को बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे दे रहे हैं, जैसे कि आप लगा लो कि आपको एटीएम से पैसा निकालना है, तो वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे, जैसे कुछ नंबर ऑफ लिमिट्स होती हैं। और बहुत सारी स्कीम्स देते हैं कि आप हमारे यहाँ पे खोल लो, कुछ बैलेंसेस में उसमें रियायत दे देते हैं, ये वो। तो देखो कंपटीशन बैंकिंग इंडस्ट्री में भी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन यहाँ पर भी है। तो इतना बड़ा बैंक, इनके पास में बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कस्टमर बेस लूज भी करे, थोड़ा मार्केट से गेन भी करें। नेट नेट मुझे लगता है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ऑफसेट होती हुई नजर आएगी, मतलब कि ज्यादा ना बढ़ेगा ना ज्यादा घटेगा। अब भाव को देखते हुए ये अभी आगे जब रेट कट आएगा, हो सकता है लोगों को एक अपॉर्चुनिटी और मिले यहाँ तक खरीदने की। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ चार्ट दिख रहा है, ठीक है? मैं आपको इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, खरीदने बेचने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप लॉजिकली यहाँ देखोगे, तो यहाँ पे अगर गिरावट बनती है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं आगे और, क्योंकि ऑलरेडी हमारा निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी बैंक इंडेक्स काफी ज्यादा चल चुका है, ठीक है? ऑल टाइम हाई के पास में है दोनों। वहां से अगर गिरावट बनती है, तो एचडीएफसी बैंक में आपको और गिरावट देखने को मिलेगी। कहीं न कहीं लगभग मुझे लगता है ये 1550 के भाव तक आ सकता है। उससे भी अगर नेगेटिव होगा तो 1500 का लेवल आपको दिखा देगा, ठीक है? कब दिखाएगा मुझे नहीं पता, गारंटी किसी चीज़ की नहीं हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। लेकिन टेक्निकली कुछ चीज़ें हमें दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट के लेवल्स ये हैं। किसी को फ्रेश पोज़ीशन अगर बनानी भी है, जैसे मैंने बताया ये एक डिफेंसिव बेट है, ज़्यादा एग्रेसिव बढ़त इसमें आप ज़्यादा उम्मीद ना करें। अगर ये बढ़ेगा भी तो हो सकता है 6 महीने बाद बढ़े, 3 महीने बाद बढ़े, 1 महीने बाद बढ़े, थोड़ा फिर वेट करे, फिर थोड़ा और बढ़े, फिर थोड़ा वेट करे, थोड़ा और बढ़े, फिर थोड़ा वेट करे, क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा है बैंक का, उसके चलते हुए। दूसरी चीज़, जिन्होंने ऊपर खरीदा है, क्या उनको पैनिक करना चाहिए? तो देखो पैनिक वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है? अच्छी बहुत बड़ा बैंक है, रिकवर ज़रूर करेगा, थोड़ा टाइम ले सकता है, रेट कट के बाद रिकवर करे। रेट कट उम्मीद है सितंबर-अक्टूबर में आ जाएगा। रेट कट आएगा तो बैंकिंग इंडस्ट्री के या एनबीएफसी इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं, सब में आपको तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी। नेट-नेट क्या करना है, आप समझदार हो, अपने हिसाब से देख लो। आप डिफेंसिव प्ले करना चाहते हो तो डेफिनिटली एक्यूमुलेट करो। नीचे आने पर आप अगर चाहते हो थोड़ा एग्रेसिव बेट, तो आप इंडस्ट्री के अंदर, एनबीएफसी सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको और बेटर बैंक्स मिल जाएँगे और बेटर एनबीएफसीज़ मिल जाएँगी जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेट-नेट न्यूज़ आर्टिकल की बात करें, ये लोग इसको लेके बुलिश हैं। जैसे मैंने बोला, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, तो वो चलता रहेगा मार्केट के अंदर। हर कोई बेयरिश है, कोई बुलिश है, डिफरेंट-डिफरेंट। किसी का जो व्यू है वो 3 साल का है, किसी का व्यू मात्र 2, 3, 6 महीने का है, अगले क्वार्टर का है। तो वो व्यू मैटर करता है, ठीक है? बाकी ये पूरा आर्टिकल है, कुछ इसमें और देखने वाला है नहीं। नेट-नेट पूरी कहानी
इस टेबल के अंदर थी वो मैंने आपको समझा दी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कमेंट करना, आपको ज़रूर आंसर कर दूँगा उसके ऊपर। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखें, हेल्पफुल ज़रूर लिखें। इस तरीके के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है जब आप कमेंट करते हैं उसमें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही और एनालिसिस वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के ऊपर, यहाँ बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे जिसमें हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह सब डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होता है सारा जितने भी एनालिसिस हैं यहाँ पर। आप 6 महीने पुराना वीडियो भी अगर देखते हो तो भी आपको उसमें एक अच्छा इनपुट मिलेगा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।